लेकिन माया बोली, आंटी मैं आदर्श जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जया जी बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी एक हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारी जल्दी तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। माया जया जी की बात सुनकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी कि जो जाल उसने बिछाया था उसमें जया जी तो फंस गई थी, लेकिन माया ये खुश बहार नहीं दिखा सकती थी। माया को न बोलते देखकर जया जी उसके पास जाती हैं और माया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम्हें अपनी और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। पायल मामले को हाथ से निकलते देखकर बोली, बेटा माया मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी आदमी अपनी की हुई गलती को कभी मानता नहीं है, उसे लगता है कि वो हमेशा ठीक होता है। मैंने तुम्हें बोला था कि इस बच्चे को जन्म मत देना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं और अब अदृश्य बेटा तुम्हें अपनाने के लिए मना कर रहा है। तुम्हारी ही जिद थी कि तुम अदृश्य से प्यार करती हो और उसके बच्चे को जन्म देना चाहती हो, लेकिन माया ऐसा नहीं है। अमीर घर के लड़के लड़कियों का इस्तेमाल कर उन्हें छोड़ देते हैं। अब मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बेटी ने राठौड़ फैमिली के वंश को जन्म दिया है, लेकिन वो मेरे पास ही रहती हैं। मिस्टर आदर्श से उसकी सगाई हुई है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहती हैं। पायल ऐसे ही बोले जा रही थी। उसका प्लान था कि वो जया जी को ऐसा फील कराए जिसे जया जी माया को अपने साथ रख ले। पायल की बात सुनकर जया जी बोली, ऐसा नहीं है मिसेस कपूर है, माया को यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम। माया को सगाई के बाद अपने साथ लेकर राठौड़ मेंशन जाएंगे। ये सुनकर दोनों माँ और बेटी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन दोनों अपने आप को संभालती हैं और पायल बोली, लेकिन मिसेस राठौड़ अब माया को किस हक से उस घर में रखेगी, क्योंकि कोई भी लड़की शादी के बाद ही अपने ससुराल में ही रहती है। जया जी बोली, हम माया को आदि की बीवी के हक से रखेंगे, भले ही इनकी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन हम माया को आदि की बीवी इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर 1 साल बाद हम इनकी शादी कर देंगे, तब तक हमारा पोता भी बड़ा हो जाएगा। मिसेस कपूर मैं तो इनकी शादी अभी करना चाहती थी, लेकिन हम गुरुजी की बात भी नहीं टाल सकते हैं। वो कभी की कोई गलत बात नहीं बताते हैं और उनकी बताई हुई हर एक बात सच होती है। पायल बोली, कोई बात नहीं मिसेस राठौड़, अब मुझे माया की कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करने वाली माँ मिल रही है। जया जी थोड़ी देर और उनसे बात करती है और थोड़ी देर बाद राठौड़ मेंशन के लिए निकल जाती है। जया जी के जाने के बाद माया और पायल दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और आया अपने सर से दुपट्टा हटाते हुए बोली, मॉम आपने क्या चाल चली है, उस बेवकूफ औरत को तो पता ही नहीं चला। पायल एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, माया अभी तक तो मैंने अपनी चाल चली ही कहा है, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। माया अपनी मॉम की बात को समझी नहीं और अपने बच्चे को देखकर बोली, मॉम ये मेरा हुक्म का वो इका है जो मुझे राठौड़ फैमिली की बहू बनाएगा, वरना मैं अपने फिगर की कभी भी खराब नहीं करती है। पायल बोली, माया तुम्हें ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं करना है जिसे कि उन्हें ये लगे कि तुम ये बच्चा नहीं चाहती थी, और तुम्हें अपने मुंह की सोच समझ कर ही खोलना ही, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा और ये जो तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं वो हवा हो जाएंगे। तभी उन्हें एक रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। पायल उधर देखते हुए बोली, लगता है उस बूढ़े को फर्ज प्यास लग गई है। तभी पायल जोर से बोली, अरे रानी कहाँ मर गई, उस बूढ़े को प्यास लगी है, उसे पानी पिला। तभी वहां एक 25-26 साल की लड़की भाग कर आई। उसने एक फटा सा सूट पहना हुआ था और बालों का मैसी सा बन बना रखा था और आंखों पर एक मोटा सा चश्मा लगा रखा था। रानी के पूरे चेहरे पर दाने ही दाने थे, जिसे उसका चेहरा किसी की अच्छे से नजर नहीं आता था। रानी को आया देखकर पायल उस पर चिल्लाते हुए बोली, यह क्या कर रही है, उस बूढ़े को पानी पिला, तुझे उसकी देखभाल के लिए रखा गया है, लेकिन तू तो किसी और ही काम में लग गई। रानी डरते हुए बोली, हमला माफ कर दीजिए मैम साहब, हम उनके लिए पानी लेने ही गए थे। पायल बोली, अब जा, यह को खड़ी है, क्या तुझे फिर से बोलना पड़ेगा एक काम के लिए। रानी जल्दी से वहां से निकल जाती है और एक रूम में जाती हैं और देखती हैं कि उस बेड पर एक कमजोर सा आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रानी अपने आप को संभालते हुए बोली, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, और पानी लेकर उस आदमी के पास जाती हैं
और उसे पानी पिलाती है। उस आदमी का शरीर पैरलाश था लेकिन एक हाथ ही हिलता था। रानी उसे पानी पिलाती है और वो आदमी रानी को देखकर रोने लग जाता है। कोई है वो आदमी जो कि उस बेड पर लेटा हुआ है, और कौन है रानी जिसे देखकर वो रोने लगा। पायल उधर देखते हुए बोली, लगता है उस बूढ़े को फर्ज प्यास लग गई है। तभी पायल जोर से बोली, अरे रानी कहाँ मर गई? उस बूढ़े को प्यास लगी है, उसे पानी पिला। तभी वहां एक 25-26 साल की लड़की भाग कर आई। उसने एक फटा सा सूट पहना हुआ था और बालों का मैसी सा बन बना रखा था और आंखों पर एक मोटा सा चश्मा लगा रखा था। रानी के पूरे चेहरे पर दाने ही दाने थे, जिसे उसका चेहरा किसी की अच्छे से नजर नहीं आता था। रानी को आया देखकर पायल उस पर चिल्लाते हुए बोली, यह क्या कर रही है? उस बूढ़े को पानी पिला, तुझे उसकी देखभाल के लिए रखा गया है, लेकिन तू तो किसी और ही काम में लग गई। रानी डरते हुए बोली, हमला माफ कर दीजिए मैम साहब, हम उनके लिए पानी लेने ही गए थे। पायल बोली, अब जा, यह को खड़ी है, क्या तुझे फिर से बोलना पड़ेगा एक काम के लिए? रानी जल्दी से वहां से निकल जाती हैं और एक रूम में जाती हैं और देखती हैं कि उस बेड पर एक कमजोर सा आदमी लेटा हुआ था, जिसे देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रानी अपने आप को संभालते हुए बोली, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, और पानी लेकर उस आदमी के पास जाती हैं और उसे पानी पिलाती है। उस आदमी का शरीर पैरलाश था लेकिन एक हाथ ही हिलता था। रानी उसे पानी पिलाती है और वो आदमी रानी को देखकर रोने लग जाता है। रानी उन्हें चुप कराते हुए बोली, आप राइए नहीं अंकल, अगर किसी ने आपको देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इस घर के हर एक कोने में कैमरा है। पायल और माया की नज़र हर टाइम हम पर होती है। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी और कोई नहीं, आदिति के डैड मिस्टर कपूर है, जिसे पायल के पैरालाइज्ड कर रखा है। आदिति के जाने के कुछ टाइम बाद ही पायल ने एक डॉक्टर की हेल्प से मिस्टर कपूर की ये हालत कर दी थी, और अब पायल मिस्टर कपूर को ऐसी मेडिसिन दे रही है जिसे वो कभी भी ठीक ना हो और अपनी बची कूची जिंदगी भी यही बिस्तर पर गुजारे। और अब कपूर इंडस्ट्री को पायल और माया ही संभाल रही थी। उन दोनों के मैनेजमेंट के कारण कपूर इंडस्ट्री दिन बे दिन नीचे गिरती जा रही है, लेकिन माया और पायल की इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दोनों तो अपनी लग्जरियस लाइफ में बिजी हैं। रानी मिस्टर कपूर को पानी पिलाती है और उन्हें कुछ मेडिसिन देती है। रानी कोई और नहीं, मीरा है, आदिति की फ्रेंड। मीरा को कुछ मंथ पहले ही पता चला था कि मिस्टर कपूर पैरालाइज है, इसलिए मीरा एक सर्वेंट बनकर मिस्टर कपूर का ध्यान रख रही है और पायल की दी हुई मेडिसिन को नहीं दे रही थी। मीरा बोली, अंकल आप ये मेडिसिन ले लीजिए। मिस्टर कपूर मीरा की दी हुई मेडिसिन को ले लेते हैं और रानी वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था ज्यादा देर तक यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राठौड़ मेंशन में आदृश्य और माया की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही थी और सभी खुश थे कि आदि की एंगेजमेंट होने वाली है। जया जी के तो पर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। वो तो आदृश्य की एंगेजमेंट के लिए इतनी ज्यादा खुश थी कि वो हर एक चीज को बार बार चेक कर रही थी। दादी माँ और दादाजी वहीं पर ही बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। दादी माँ बोली, सुनिए, हम आदि की सगाई उस लड़की से करके ठीक तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आदि इस सगाई से खुश नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ की जिद की वजह से इस सगाई और शादी के लिए खुश हुआ है। मेरा आदि पता नहीं अंदर ही अंदर कितना घुट रहा है, लेकिन जया को ये नहीं दिख रहा है। उसे तो बस आदि की शादी से मतलब है। वो कैसे भी करके आदि की शादी उस लड़की से करा के रहेगी। वो बिना शादी के ही आदि के बच्चे की माँ बन गई है। दादाजी बोले, मुझे अपने पोते पर विश्वास ही, अगर वो इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है तो कोई भी उसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। आदि अब बड़ा हो गया है, उसे सही गलत की पहचान है। वो किसी को भी ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगा। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा इस शादी को रोकने के लिए। अब बस हमें उस समय का इंतजार है। दादी माँ हमें सर हिला देती है और बोली, ये तो हमें पता है, आदि कुछ भी गलत नहीं होने देगा। लेकिन वो लड़की काफी तेज है। हमने बाल धूप में थोड़ी ही सफेद किए हैं। किसी भी इंसान के हाव भाव से उसके बारे में इतना तो पता चल ही जाता है कि वो कैसा है। दादाजी बोले, ठीक है, अब तुम उस बारे में इतना मत सोचो, आदि सब कुछ सही कर देगा।
वही जया जी अपने कामों में लगी हुई थी और आदृश्य अपने रूम में था। वो आज ही आया था। आदृश्य एक मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर गया हुआ था। जया जी ने आदृश्य को आते ही बता दिया था कि 2 दिन बाद उसकी और माया की एंगेजमेंट है। आदृश्य अपने रूम में था ही कि जया जी अंदर आती हैं। जया जी देखती हैं कि आदृश्य लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जया जी आदृश्य के पास जाती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आदि तुमने लंच किया? आदृश्य लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, मॉम अभी मुझे काम है, मैं बाद में लंच कर लूंगा। जया जी बोली, आदि काम बाद में करना, पहले लंच कर लो। आदृश्य अपनी मॉम की बात सुनकर लैपटॉप को बंद कर देता है और जया जी के साथ सोफे पर बैठ जाता है। जया जी आदृश्य को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। जया जी खाना खिलाते हुए बोली, आदि तुम खुश तो हो इस सगाई से? आदृश्य कुछ नहीं बोलता है। जया जी आदृश्य को कुछ न बोलता देखकर फिर से बोली, आदि तुम खुश तो हो इसे? आदृश्य एक उदास सी मुस्कान के साथ बोला, मॉम मेरे खुश होने या न होने से किसे फर्क पड़ता है? इतना बोलकर आदृश्य अपनी जगह से उठते हुए बोला, मॉम मेरा हो गया है, अब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, और वहां से अपना लैपटॉप लेकर रूम से निकल जाता है। जया जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आप से ही बोली, आदि मुझे पता है कि तुम माया से प्यार नहीं करते हो और उसे सगाई भी नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती हूँ। वो लड़की आदिति तुमसे प्यार ही नहीं करती थी, इसलिए ये तो तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम अब तक उसका इंतजार कर रहे हो। बेटा क्यों तुम अपनी मॉम समझ नहीं रहे हो कि वो लड़की कभी तुम्हारी नहीं हो सकती है? क्या सच में होगी आदर्श और माया की एंगेजमेंट? क्या आदिति ये सब रोकने के लिए यहाँ आएगी? वो लड़की अगर तुमसे प्यार करती तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। जया जी ये सब सोचकर आदृश्य के रूम से अपने रूम में आ जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और आज आदृश्य और माया की सगाई का दिन था। सुबह से ही राठौड़ मेंशन में चहल पहल हो रही थी। आदृश्य और माया की एंगेजमेंट राठौड़ मेंशन में ही होने वाली है और इसमें शहर के जाने माने सभी लोग आने वाले थे और मीडिया भी इस एंगेजमेंट में आने वाली थी, क्योंकि राठौड़ फैमिली देश की सबसे रिच फैमिली है और उसकी न्यूज़ को कवर करने के लिए पूरे देश से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर आने वाले हैं। कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। ऐसे काफ़ी कम ही मौके होते हैं। राठौड़ फैमिली मीडिया में अपनी न्यूज़ काफ़ी कम ही देती है, लेकिन माया और पायल के कहने पर मीडिया को बुलाया गया था। आदृश्य सुबह जल्दी ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आदृश्य को इस एंगेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जया जी सुबह से ही सभी तैयारियों को देख रही थी। वो अपने इकलौते बेटे की एंगेजमेंट में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रखना चाहती थी। ऐसे ही पूरी दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। सभी गेस्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। माया और उसकी मॉम पायल भी आ चुकी थी। माया रेडी हो चुकी थी। अब बस सबको आदृश्य का इंतजार था। सभी आदृश्य का वेट कर रहे थे। तभी जया जी सबसे थोड़ा दूर जाकर आदृश्य को कॉल करती हैं, लेकिन आदृश्य का फोन ऑफ था। जया जी को टेंशन हो जाती है कि आदृश्य कहाँ है, कि उसका फोन भी ऑफ है। जया जी टेंशन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी आदृश्य के डैड आते हैं और जया जी समझाते हुए बोले, जया तुम टेंशन मत लो, आदि टाइम से आ जाएगा, वो बच्चा नहीं है। जया जी बोली, मैं टेंशन कैसे ना लूं, सभी लोग आदि के बारे में पूछ रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या बोलूं कि आदि अपनी ही सगाई में अभी तक नहीं आया है। पता नहीं ये लड़का कहाँ है, इसका फोन भी ऑफ आ रहा है। आदृश्य के डैड बोले, जया हमें गेस्ट के पास चला चाहिए, और दोनों गेस्ट्स के बीच आ जाते हैं। तभी अभी आदृश्य के चाचा जी आदृश्य के डैड को बोले, भैया आदि कहाँ है, दिख नहीं रहा है। अपने भाई की बात सुनकर राघवेंद्र सिंह राठौड़ बोले, हर्षित आदि अभी रेडी हो रहा है। हर्षित बोले, भैया उसे जल्दी बुलाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी एक तेज आवाज आती है, चाचा जी आपने बुलाया है, मैं आ गया। ये आवाज सुनकर सभी पीछे देखते हैं तो आदृश्य राठौड़ एक अलग ही ओरे में चलकर आ रहा था। सभी की नजरें आदृश्य पर थी और लड़कियां तो आदृश्य को देखकर पागल ही हो गई थी, क्योंकि आदृश्य लगी ही इतना ज्यादा हैंडसम रहा था कि किसी भी लड़की की नजरें उसे हटने का नाम ले रही थी। आदृश्य ने ब्लैक कलर का टैक्सिडो पहना था, जिसमें वो काफी चार्मिंग लग रहा था और उसकी परफेक्ट बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। आदृश्य चलकर स्टेज पर आता है।
आदर्श को देखकर जया जी उसकी बलाए लेते हुए बोली, मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। आदर्श अपनी मोम के गले लग जाता है और वहीं पर बैठी हुई माया तो आदर्श को देखकर उसके ख्यालों में खो गई थी। उसे तो होश ही नहीं रहा कि वो कब से आदर्श को ऐसे घूर रही है। पायल जब माया को ऐसे करते देखती हैं तो माया को उसके कंधे से हिलाते हुए धीरे से बोली, माया तू उसे ऐसे पागलों की तरफ क्यों देख रही है? वो तेरा ही है, वो पूरी जिंदगी तेरे साथ ही रहेगा, इसलिए उसे ऐसे मत देख। अपनी मोम की बात सुनकर माया को होश आता है और वो अपनी नजरें आदर्श से हटाती है। अपनी मोम को देखती है, पायल उसे कुछ इशारा करती है और माया वहां से उठकर खड़ी हो जाती हैं। जया जी माया की उठता देखकर बोली, बेटा आप उठ क्यों गई? माया बोली, मोम आई मीन आंटी, वो बेबी को भूख लगी होगी तो मैं अभी आती हूँ। और माया वहां से राठौड़ मेंशन के अंदर चली जाती है और पायल भी उसके पीछे वॉशरूम का बहाना बनाकर आ जाती हैं। माँ बेटी राठौड़ मेंशन के एक रूम में आ जाती हैं। पायल माया को डांटते हुआ बोली, माया तू पागल हो गई है क्या? तू बार बार वहां पर खड़े लड़कों को देख रही थी और उसे फ्लर्ट कर रही थी। माया बोली, मॉम वो लड़का कितना हैंडसम था। पायल बोली, तेरी सगाई अभी आदर्श से होने वाली है और तू किसी और को ही देख रही है। अगर किसी और ने तुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाती। माया बोली, मॉम सब अपने में लगे हुए थे, किसी ने भी मुझे नहीं देखा है क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा था। वैसे भी जब तक आदर्श नहीं आ रहा था तब तक मुझे कोई तो टाइम पास के लिए चाहिए। पायल बोली, तेरे टाइम पास के चक्कर में अभी सारा प्लान फेल हो जाता। तभी माया के बच्चे की रोने की आवाज आती है। माया बोली, मॉम मैं इस बच्चे को और टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, ये पूरे दिन रात रोता ही रहता है। अगर ये मेरे राठौड़ मेंशन में आने की चाबी नहीं होता तो मैं कब का इसे मार डालती, लेकिन मॉम आदर्श से शादी के बाद में इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी और आदर्श के बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये किस आदमी का बच्चा है। पायल बोली, मुझे पता है माया, ये गंदा खून कितना परेशान करता है। मॉम एक बार बस ये राठौड़ फैमिली की सब प्रॉपर्टी और पैसा मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं बताती हूँ। इन लोगों को इन्हें इनकी औकात नहीं दिखाई ना तो मेरा नाम भी माया कपूर नहीं। फिर इस आलिशान बंगले में हम दोनों माँ और बेटी अपने पालतू जानवर जैसे बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। पायल बोली, माया धीरे बोली, तुझे पता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। माया बोली, मॉम यह पर कोई भी नहीं आएगा, सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। दोनों माँ बेटी अपनी बातों में लगी हुई थी और उस रूम की खिड़की के पास एक साया उनकी सभी बातें सुन रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों वापस से पार्टी में लौट आती है। तब तक आदर्श सभी इम्पोर्टेंट गेस्ट्स में मिल चुका था। पंडित जी बोले, जया जी सगाई का अगला शुभ मुहूर्त हो गया है, इसके बाद आज कोई भी और शुभ मुहूर्त नहीं है। जया जी बोली, पंडित जी आप सगाई की रस्में शुरू कीजिए। पंडित जी सगाई की रस्में शुरू करते हैं और लड़का लड़की को स्टेज पर लगी चेयर पर बिठाते हैं और कुछ रस्म करने के बाद आदर्श को रिंग पहनाने को बोलते हैं। ये सुनकर आदर्श अपनी मॉम को देखता है और उनके चेहरे की खुशी देखकर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे आदिति का चेहरा नजर आता है जो कि दुखी थी। आदर्श ये देखकर थोड़ा बेचैन हो जाता है और अपनी आंखें खोलकर एक बार अपनी फैमिली और दोस्तों को देखता है। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी तो कुछ आदर्श के लिए दुखी थे। सभी लोग जानते थे कि आदि ये सगाई अपनी मॉम के कहने पर कर रहा है। आदर्श सबको देखता है, तभी उसकी मॉम की आवाज आती है, आदि बेटा माया को रिंग पहनाओ। आदर्श ये सुनकर अपने सेंस में आता है और माया को रिंग पहना देता है, लेकिन इस बीच आदर्श ने एक नज़र भी माया को नहीं देखा। रिंग पहनाने के बाद सब क्लैपिंग करते हैं। अब पंडित जी माया को रिंग पहनाने को बोलते हैं। पंडित जी के बोलते ही माया आदर्श को रिंग पहना देती है। एक बार फिर से सभी क्लैपिंग करते हैं और आदर्श वहां से जाने लगता है तो जया जी आदर्श को रोकते हुए धीरे से बोली, आदि कहाँ जा रहे हो? आदर्श बोला, मॉम वो कुछ फॉरेन क्लाइंट पार्टी में आए हुए हैं और मेरी उनके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। जया जी बोली, आदि मीटिंग तुम बाद में कर लेना, अभी तुम्हारा माया के साथ होना जरूरी है। आदर्श बोला, मॉम जो आप चाहती थी वो हो गया है, इसे आगे मुझे से कोई भी उम्मीद मत रखना। इतना बोल आदर्श वहां से चला जाता है और उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी चला जाता है
और कुछ कंपनी के पूछ लोग भी चले जाते हैं। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि सबको पता है कि आदर्श बिजनेस के किसी भी काम में कोई समझौता नहीं करता है। जया जी आदर्श के वहां से जाने के बाद माया के पास आती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फाइनली तुम अब मेरी बहू बन गई हो। माया एक प्यारा सी मुस्कान के साथ कुछ बोलने को होती है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। माँ बेटी राठौड़ मेंशन के एक रूम में आ जाती हैं। पायल माया को डांटते हुआ बोली, माया तू पागल हो गई है क्या? तू बार बार वहां पर खड़े लड़कों को देख रही थी और उसे फ्लर्ट कर रही थी। माया बोली, मॉम वो लड़का कितना हैंडसम था। पायल बोली, तेरी सगाई अभी आदर्श से होने वाली है और तू किसी और को ही देख रही है। अगर किसी और ने तुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाती। माया बोली, मॉम सब अपने में लगे हुए थे, किसी ने भी मुझे नहीं देखा है क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा था। वैसे भी जब तक आदर्श नहीं आ रहा था तब तक मुझे कोई तो टाइम पास के लिए चाहिए। पायल बोली, तेरे टाइम पास के चक्कर में अभी सारा प्लेन फेल हो जाता। तभी माया के बच्चे की रोने की आवाज आती है। माया बोली, मॉम मैं इस बच्चे को और टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। ये पूरे दिन रात रोता ही रहता है। अगर ये मेरे राठौड़ मेंशन में आने की चाबी नहीं होता तो मैं कब का इसे मार डालती। लेकिन मॉम आदर्श से शादी के बाद में इसे अपने रास्ते से हटा दूंगी और आदर्श के बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये किस आदमी का बच्चा है। पायल बोली, मुझे पता है माया, ये गंदा खून कितना परेशान करता है। मॉम एक बार बस ये राठौड़ फैमिली की सब प्रॉपर्टी और पैसा मुझे मिल जाए उसके बाद मैं बताती हूँ। इन लोगों को इन्हें इनकी औकात नहीं दिखाई ना तो मेरा नाम भी माया कपूर नहीं। फिर इस आलिशान बंगले में हम दोनों माँ और बेटी अपने पालतू जानवर जैसे बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। पायल बोली, माया धीरे बोली, तुझे पता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। माया बोली, मॉम यह पर कोई भी नहीं आएगा, सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। दोनों माँ बेटी अपनी बातों में लगी हुई थी और उस रूम की खिड़की के पास एक साया उनकी सभी बातें सुन रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों वापस से पार्टी में लौट आती है। तब तक आदर्श सभी इम्पोर्टेंट गेस्ट्स में मिल चुका था। पंडित जी बोले, जया जी सगाई का अगला शुभ मुहूर्त हो गया है, इसके बाद आज कोई भी और शुभ मुहूर्त नहीं है। जया जी बोली, पंडित जी आप सगाई की रस्में शुरू कीजिए। पंडित जी सगाई की रस्में शुरू करते हैं और लड़का लड़की को स्टेज पर लगी चेयर पर बिठाते हैं और कुछ रस्म करने के बाद आदर्श को रिंग पहनाने को बोलते हैं। ये सुनकर आदर्श अपनी मॉम को देखता है और उनके चेहरे की खुशी देखकर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे आदिति का चेहरा नजर आता है जो कि दुखी थी। आदर्श ये देखकर थोड़ा बेचैन हो जाता है और अपनी आंखें खोलकर एक बार अपनी फैमिली और दोस्तों को देखता है। कुछ के चेहरे पर मुस्कान थी तो कुछ आदर्श के लिए दुखी थे। सभी लोग जानते थे कि आदि ये सगाई अपनी मॉम के कहने पर कर रहा है। आदर्श सबको देखता है। तभी उसकी मॉम की आवाज आती है, आदि बेटा माया को रिंग पहनाओ। आदर्श ये सुनकर अपने सेंस में आता है और माया को रिंग पहना देता है। लेकिन इस बीच आदर्श ने एक नज़र भी माया को नहीं देखा। रिंग पहनाने के बाद सब क्लिपिंग करते हैं। अब पंडित जी माया को रिंग पहनाने को बोलते हैं। पंडित जी के बोलते ही माया आदर्श को रिंग पहना देती है। एक बार फिर से सभी क्लैपिंग करते हैं और आदर्श वहां से जाने लगता है तो जया जी आदर्श को रोकते हुए धीरे से बोली, आदि कहाँ जा रहे हो? आदर्श बोला, मॉम वो कुछ फॉरेन क्लाइंट पार्टी में आए हुए हैं और मेरी उनके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। जया जी बोली, आदि मीटिंग तुम बाद में कर लेना, अभी तुम्हारा माया के साथ होना जरूरी है। आदर्श बोला, मॉम जो आप चाहती थी वो हो गया है, इसे आगे मुझे से कोई भी उम्मीद मत रखना। इतना बोल आदर्श वहां से चला जाता है और उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी चला जाता है और कुछ कंपनी के पूछ लोग भी चले जाते हैं। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि सबको पता है कि आदर्श बिजनेस के किसी भी काम में कोई समझौता नहीं करता है। जया जी आदर्श के वहां से जाने के बाद माया के पास आती हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फाइनली तुम अब मेरी बहू बन गई हो। माया एक प्यारा सी मुस्कान के साथ कुछ बोलने को होती है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। पार्टी ओवर हो चुकी थी। पायल और माया गेस्ट रूम में थी कि तभी जया जी आती है और बोली, पायल जी आपको पार्टी कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
पायल बोली, नहीं जया जी, आप कैसी बात कर रही हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, माया के डैड की मेडिसिन का टाइम हो गया है। जया जी बोली, पायल जी रात काफी हो गई है, आज आप यहीं पर ही रुक जाए। पायल बोली, नहीं, वो माया के डैड मेरे बिना खाना भी नहीं खाते हैं। जया जी बोली, ठीक, लेकिन आपको ड्राइवर घर पर छोड़ आएगा। पायल बोली, ठीक है, मुझे जाना होगा और माया तो अब आपके पास रहेगी ही। इतना बोल पायल सबसे अलविदा लेकर वहां से चली जाती है और जया जी माया को आदर्श के रूम के पास वाले रूम में लेकर जाती हैं और बोली, माया बेटा, ये आज से आपका रूम है। माया थोड़ा रुकते हुए बोली, वो मॉम आदर्श भी मेरे साथ यहीं पर रहेंगे। जिसे सुनकर जया जी माया को बेड पर बिठाते हुए बोली, माया मेरी बात ध्यान से सुना और मुझे समझने की कोशिश करना। माया हमें अपनी गर्दन हिला देती है और जया जी सोचती हैं कि वो अपनी बात माया को कैसे बोले। जया जी को कुछ न बोलते देखकर माया अपने मन में बोली, अब इसे क्या बोलना है, कहीं इसने मुझे शिव्यांश के साथ तो नहीं देख लिया, कहीं उसी बारे में कुछ पूछने तो यहाँ पर नहीं आई है। ओह गॉड, अब तो मॉम भी नहीं है, मैं इसे क्या बोलूंगी। तभी जया जी की आवाज आती है। जया जी बोली, वो माया बेटा, आपको अभी यही रहना होगा। सगाई से पहले आदि ने हमारे सामने एक शर्त रखी थी कि हम दोनों एक रूम में नहीं रहेंगे, लेकिन माया अभी आदि को इस रिश्ते में कुछ और टाइम चाहिए। हमने आप दोनों की सगाई तो करवा दी, लेकिन इसे आगे हम आदि को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। माया ये तो आप भी समझती हैं कि बिना प्यार के कोई भी दो लोग एक साथ एक छत के नीचे एक ही रूम में नहीं रह सकते हैं। साथ रहने के लिए दोनों के बीच प्यार जरूरी होता है, इसलिए आदि दूसरे रूम में रहेगा और आप यहाँ पर। माया शादी के बाद आप आदि के ही रूम में रहेगी, शादी के बाद हम आदि की कोई भी शर्त नहीं मानेगी और क्या पता इसी बीच आदि को आपसे प्यार हो जाए और वो आपको अपने मन से अपना ले। क्या पता अपने बच्चे को देखकर आदि आपको अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। माया ये सुनकर एक चैन की सांस लेती है और थोड़ा उदास होते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आदर्श को जितना टाइम चाहिए हम उन्हें देंगे, लेकिन वो हमें तो वो अभी अपनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बच्चा, ये तो उनका ही खून ही, क्या वो इसे भी नहीं अपनाएंगे। जया जी बोली, नहीं माया, ऐसी बात नहीं है, आदि इस बच्चे को अपना बच्चा मानता है और वो इसे अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे तुम्हारे साथ रिश्ते में कुछ टाइम चाहिए। माया हाँ में सर हिला देती हैं और जया जी माया को अपने गले लगा लेती हैं। माया जया जी के गले लगे हुए ही सोचती है, आदर्श राठौड़, आप तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम इन चिप ट्रिक्स से अपनी मॉम को पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, मेरा जो हक है तुम्हारी पत्नी होने का वो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अब तुम देखते जाओ कैसे मैं तुम्हें अपना बनाती हूँ, फिर तुम उस आदिति को कभी भी याद नहीं करोगे। जया जी कुछ देर और माया से बात करती हैं और माया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, माया तुम थक गई होगी तो तुम अब आराम करो। और जया जी अपने पोते के सर पर हाथ फेरती है और रूम से चली जाती हैं। वहीं माया जया के जाने के बाद रूम के डोर को लॉक करती है और किसी को कॉल करती है। माया अपनी बातों में लगी हुई थी कि तभी कोई माया के रूम के डोर पर नॉक करता है। माया कॉल कट कर देती है और अपनी जगह से उठकर रूम के डोर की तरफ जाती है। माया यही सोच रही थी कि रात को इस टाइम कौन आ गया है। माया दूर को ओपन करती है तो वो बाहर खड़े इंसान को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि माया के रूम के बाहर आदर्श का छोटा भाई शिव्यांश था। माया पहले तो हैरान थी, लेकिन फिर वो अपनी हैरानी को छिपा लेती है और शिव्यांश माया के रूम के अंदर आ जाता है। शिव्यांश के अंदर आने के बाद माया इधर उधर देखकर रूम के डोर को लॉक कर देती है। रूम लॉक होते ही शिवांश माया को दीवार से सटाकर किस करने लगा जाता है और माया भी शिवांश का पूरा साथ दे रही थी। वही रूम के बाहर एक साया शिव्यांश को माया के रूम के अंदर जाता देख लेता है और वहां से चला जाता है। कोई था ये साया और क्या माया और शिव्यांश एक दूसरे को जानते हैं? क्या होगा जब राठौड़ फैमिली को पता चलेगा कि शिव्यांश और माया एक ही रूम में थे? और वहीं दूसरी तरफ माया के रूम में माया और शिव्यांश एक दूसरे को किस करने में इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि शिवांश को यहाँ आते हुए कोई देख लेता है। शिव्यांश और माया एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी माया के बच्चे की रोने की आवाज आती है।
माया उसे इग्नोर कर देती है और शिव्यांश की गर्दन पर हाथ लपेट लेती है। वही शिव्यांश भी उस आवाज को इग्नोर कर माया को कंटिन्यूअस किस करने लगता है। दोनों लगभग आधे घंटे तक किस करते हैं और वही माया का बच्चा काफी देर से रो रहा होता है। तभी कोई माया के रूम के डोर पर नॉक करता है तो माया शिव्यांश से दूर हो जाती है और अंदर से ही पूछती है कि कौन है। तो बाहर से जया जी की आवाज आती है। जया जी बोली, माया बच्चा रो रहा है, तुम कहाँ हो। माया अपनी सांसों को काबू करते हुए बोलते हैं, हाँ मम्मी जी वो मैं वॉशरूम में थी, अभी बाहर आ गई हूँ। जया जी बोली, माया डोर ओपन करो। तो माया और शिवांश एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और माया बोलती है, अब क्या करें पता नहीं, अब अगर मम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। शिवांश माया को शांत करते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर वॉशरूम में छुप जाता हूँ, तब तक तुम बड़ी मम्मी से बात करो। और शिव्यांश वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है और माया अपने आप को ठीक कर अपने बच्चों को गोदी में लेती है और दरवाजा खोलती है। जया जी माया को देखकर बोली, माया बच्चा इतना ज्यादा रो क्यों रहा था। माया जया जी को बताती है कि मम्मी जी शायद भूखा है इसलिए इतना ज्यादा रो रहा था, मैं वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई थी। तो जया जी बोली, बेटा ठीक है लेकिन इसका ध्यान रखो, बच्चों को इतना ज्यादा भी नहीं रोना चाहिए। यह सुनकर माया अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और जया जी बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मेरा छोटा आदि रो रहा था, उसे भूख लग रही थी। माया जरा इसका ध्यान रखो, अभी ये काफी छोटा है और बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। यह सुनकर माया हाँ बोल देती है और जया जी वहां से चली जाती है। जया जी के जाते ही माया अपने रूम को फिर से लॉक कर लेती है और शिव्यांश वॉशरूम से बाहर आ जाता है और माया को देखते हुए बोलता है कि क्या बोल रही थी बड़ी मॉम। माया बोलता है कि ये रो रहा था इसलिए यहाँ पर आई थी। यह सुनकर शिव्यांश बोलता है, चलो ठीक है, जो हमने काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करते हैं। माया शिव्यांश को कंफ्यूजन में देखते हुए बोलती हैं, कौन सा काम करते हुए अधूरा छोड़ा था। माया की बात सुनकर शिव्यांश माया के होठों की तरफ बढ़ता है। यह देखकर माया शिव्यांश को रोते हुए बोलती है कि मैं अभी बेबी को सुला देता हूँ, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करेंगे और उससे आगे भी कुछ करेंगे। माया की बात सुनकर शिव्यांश के फेस पर एक रहस्यमय स्माइल आ जाती है और वह माया को देखने लगता है। वही माया अपने बच्चों को लेकर उसे दूध पिलाती है और उसे सुला देती है और वापस से आकर शिव्यांश को किस करने लगती है। दोनों आपस में ऐसे ही किस करते हैं। किस करते हुए ही दोनों एक दूसरे के कपड़ों को भी निकाल देते हैं। माया और शिव्यांश अब दोनों बेड पर आ चुके थे। शिव्यांश नया के ऊपर था और माया शिव्यांश के नीचे। शिव्यांश माया के होठों को छोड़कर अब उसकी गर्दन पर किस करते हुए नीचे जाने लगता है कि तभी माया का फोन बजता है, जिसे देखकर आप दोनों काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे क्योंकि कोई ना कोई उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए शिव्यांश माया के ऊपर से हट जाता है और बेड पर लेट जाता है। माया अपने फोन को देखती है तो उसे पर उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। माया कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर से शिव्यांश के पास जाती है, लेकिन माया जैसे ही शिव्यांश के पास जाती है माया का फोन फिर से बजने लगता है, जिससे माया बिल्कुल परेशान हो जाती है और अपने फोन को ऑफ कर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ माया की परेशान हो रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था माया किसी मुसीबत में ना हो, इसीलिए वो माया को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन माया ने उनका कॉल पिक नहीं किया था। पायल को पता था कि उसकी बेटी की हरकतें कैसी है, इसलिए पायल उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन जब माया उनके कॉल को काट देती है तो पायल फिर से कॉल करती है, लेकिन इस बार माया का फोन ऑफ था। और वहीं दूसरी तरफ माया के रूम में शिव्यांश बेड से उठता है। अब उसका मूड बिल्कुल खराब हो चुका था और वह बेड से उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है, जिसे देखकर माया शिव्यांश के पास जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि क्या हुआ शिव, तुम अपने कपड़े क्यों पहन रहे हो। यह सुनकर शिव्यांश बोलता है कि माया मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। यह सुनकर माया शिव्यांश के हाथ से उसके कपड़ों को लेकर सोफे पर फेंक देती है और शिव्यांश के गले में हाथ लपेटे हुए उसे किस करने लग जाती है और धीरे से बोलता है, मूड तो मैं अभी बना दूंगी। यह सुनकर शिव्यांश माया को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं दूर नहीं होती और उसे काफी देर तक पेशेंट किस करने लग जाती है। अब शिव्यांश से भी कंट्रोल नहीं होता है
और वो भी माया को किस करने लगता है। शिव्यांश माया को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाता है और बेड की तरफ लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और माया के ऊपर आ जाता है और माया को किस करने लगता है। माया भी शिव्यांश का पूरा साथ दे रही थी। दोनों लगभग 15 मिनट तक एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। फिर शिव्यांश माया के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ जाता है और उसकी गर्दन पर लव वाइट देने लगता है और माया की आहें निकलने लगती है, जिसे सुनकर शिव्यांश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और माया की पूरी बॉडी पर बाइट करने लगता है। माया के हाथ शिव्यांश के बालों में चल रहे थे। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास दिलाते हैं। शिव्यांश धीरे धीरे माया की पूरी बॉडी पर किस करता है और बाइट भी करता है। अब शिव्यांश से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और वह माया के अंदर सामने लगता है। माया भी एक आह भरती है। शिव्यांश अब माया को अपने प्यार का एहसास दिलाता है। माया भी शिव्यांश का पूरा साथ देती है। दोनों लगभग रात के 1 तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। और वही राठौर मेंशन के एक रूम में एक इंसान लैपटॉप के सामने बैठा था और वहां पर एक वीडियो चल रही थी। वह वीडियो किसी और की नहीं, वह माया के रूम में जो कुछ भी हो रहा था उसकी वीडियो चल रही थी। उस इंसान के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वही माया के रूम में माया और शिव्यांश दोनों को यह खबर ही नहीं थी कि वह दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कोई देख रहा है। माया और शिव्यांश अपने में ही लगे हुए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उन दोनों की यह सारी हरकतें कोई देख रहा है। वहीं दोनों शिव्यांश और माया एक दूसरे को प्यार कर इतना थक गए थे कि दोनों वहीं पर सो जाते हैं और सुबह लगभग 9 बजे शिव्यांश की आंखें खुलती है और वह माया को देखा है तो माया चैन से उसे लिपटी हुई सो रही थी। शिव्यांश घड़ी में टाइम देखा है और 9 बजे देखकर वो जल्दी से उठता है और माया को उठाते हुए बोलता है कि माया माया जल्दी उठो। माया शिव्यांश को ऐसे हड़बड़ते हुए देखकर चौंक जाती है और जल्दी से उठाते हुए बोलती है, क्या हुआ शिव्यांश? शिव्यांश माया की बात सुनकर माया को टाइम दिखाते हुए बोलता है कि माया देखो 9 बज गए हैं। माया भी घड़ी में टाइम देखकर चौंक जाती है। वह जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनने लगती है। दोनों अपने कपड़े पहने रहे थे कि तभी माया के रूम के डोर पर कोई नॉक करता है और बाहर से जया जी की आवाज आती है जो को बोल रही थी कि माया बेटा तुम उठ गई हो। माया अपने आप को शांत करते हुए जया जी की आवाज सुनकर माया बोली, हाँ मम्मी जी मैं उठ गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। माया कुछ और बोलती उससे पहले ही जया जी बोली, माया डोर ओपन करो, मुझे मेरे पोते को देखना है। आज उसे मैं तैयार करूंगी। तुम्हें याद तो है ना कि पंडित जी आज नामकरण के लिए आने वाले हैं, इसलिए तुम मुझे इसे दे दो। तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं इसे तैयार कर देता हूँ। यह सुनकर माया और शिव्यांश एक दूसरे को घबराई नजरों से देखते हैं। शिव्यांश को बोलता है कि माया अब क्या करे, मॉम तो अंदर आने वाली है। यह सुनकर शिव्यांश फिर से वॉशरूम की तरफ जाता है। शिव्यांश वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और वही माया शिव्यांश के जाने के बाद डोर ओपन करती है तो जया जी अंदर आती है और माया को वहीं पर खड़ा देखकर बोलती है कि माया तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं इसे रेडी कर देती हूँ। यह सुनकर माया अपने कपड़े लेती है, वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वही शिव्यांश भी जया जी की बात सुन लेता है कि माया वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आने वाली है। यह सुनकर शिव्यांश अपने कपड़े निकाल लेता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। वही माया अंदर आती है और शिव्यांश को बिना कपड़ों के देखकर शिव्यांश के पास आती हुए बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मॉम के जाते ही तुम मेरे रूम से चले जाना। यह सुनकर शिव्यांश माया की कमर में हाथ डालता है और उसे अपने पास खींचते हुए शावर के नीचे खड़ा कर लेता है। माया शिव्यांश के इस एक्शन से शॉक हो जाती है और शिव्यांश को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन शिव्यांश माया के होठों के करीब आता है। माया शिव्यांश की चेस्ट पर हाथ रख कर रोकते हुए बोली, शिव्यांश ये तुम क्या कर रहे हो, मॉम बाहर ही है। शिव्यांश माया की बातों को इग्नोर कर माया के हाथ को अपनी चेस्ट से हटाता है और माया के होठों के करीब आते हुए माया को किस करने लगता है। माया शिव्यांश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिव्यांश माया की एक भी नहीं मानता है और माया को पैशनेटली किस करने लगता है। माया अब पूरी तरह से भीग चुकी थी। शिव्यांश माया के नाइट ड्रेस को धीरे धीरे उसके बदन से अलग कर देता है और माया को वॉल से सटाकर उसे किस करने लगता है।
शिव्यांश अब माया के होठों को छोड़कर माया की गर्दन पर आ जाता है और उसे वहां पर किस करने लगता है। शिव्यांश माया की पूरी बॉडी पर किस करता है, जिसे माया भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। शिव्यांश माया की कमर में हाथ डालकर उसे ऊपर करता है और माया अपने पैरों को शिव्यांश की कमर के चारों तरफ लपेट लेती है। शिव्यांश अब अपनी बॉडी पार्ट को धीरे धीरे माया के अंदर एंटर करता है, जिसे माया की एक सिसक निकलती है और शिव्यांश अब एक झटके के साथ माया में समा जाता है और माया को प्यार करने लगता है। शिव्यांश अब अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसे माया को दर्द होता है, लेकिन माया अपने मुंह को बंद कर लेती है ताकि एक भी सिसकी उसके मुंह से ना निकल पाए। वही शिव्यांश हर बढ़ते समय के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, जिसे माया को काफी तकलीफ हो रही थी। माया अपने हाथों के नेल्स को शिव्यांश के शोल्डर में धंसा देती है और वहां से खून निकलने लगता है, लेकिन शिव्यांश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके शोल्डर से खून निकल रहा है। अब माया से दर्द कंट्रोल नहीं होता है और वो शिव्यांश को रोकने के लिए कुछ बोलती है, लेकिन माया के कुछ बोलने से पहले ही शिव्यांश माया के होठों पर अपने होठ रख देता है और माया के होठों को चूमने लगता है। शिव्यांश कभी माया के अपर लिप को किस करता, कभी सक करता, कभी नीचे वाले लिप को किस करता, कभी सक करता। शिव्यांश ने माया की पूरी बॉडी पर अपना कंट्रोल कर रखा था और माया के साथ वो सब कर रहा था जो वो चाहता है, और माया भी शिव्यांश को रोक नहीं पा रही थी। शिव्यांश माया को सीधा खड़ा करता है, लेकिन माया से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शिव्यांश माया को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बाथटब की तरफ लेकर जाता है और माया को बाथटब में लिटा देता है, जिससे माया की बॉडी को कुछ रिलीफ मिलता है। माया को बाथटब में लिटाने के बाद शिव्यांश भी बाथटब के अंदर आ जाता है और माया को देखता है, जिसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी। शिव्यांश फिर से माया की तरफ बढ़ता है और माया को बिना कोई हिंट दिए फिर से माया की बॉडी में अपने बॉडी पार्ट को एंटर करता है, जिसे माया चीखने को होती है और शिव्यांश माया के होठों पर अपना हाथ रख देता है, जिसे माया की चीख उसके गले में ही रह जाती है। माया रिक्वेस्ट भरी आंखों से शिव्यांश को देखती है, लेकिन माया की रिक्वेस्ट का शिव्यांश पर कोई भी असर नहीं होता है और वो कंटिन्यूअसली माया को अपने प्यार का एहसास दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जया जी अपने पोते को रेडी करके नीचे हॉल में ले आती हैं, जहां पर नामकरण की पूजा होने वाली थी। जया जी देखती हैं कि माया अभी तक नहीं आई है। जया जी अपनी सोच में ही थी कि पंडित जी की आवाज आती है, जो जया जी को बुला रहे थे। जया जी पंडित जी के पास जाती हैं और पंडित जी जया जी को कुछ रस्में करने को बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि ये सभी रस्में बच्चे के पिता के द्वारा की जाएंगी। जया जी पंडित जी को बोली, पंडित जी आदि अभी आ रहा है और माया भी अभी आती ही होगी। ये बोलकर जया जी एक सर्वेंट को इशारे से अपने पास बुलाती हैं और उसे बोलती है कि वो माया के रूम से माया को बोल कर लाए। वही आदर्श अपने रूम से रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाता है। आदर्श अपने फोन में कुछ कर रहा था। जया जी आदर्श को आया देखकर खुश हो जाती हैं और उन्हें रात का सब याद आने लगता है। माया के रूम से जाने के बाद जया जा आदर्श के रूम में गई थी। आदर्श उस टाइम अपने किसी ऑफिस के काम में लगा हुआ था। जया जी आदर्श के रूम के डोर पर नॉक करती है। आदर्श बिना डोर की तरह देखकर बोला, कम इन। जया जी अंदर चली जाती हैं और आदर्श के पास बढ़ते हुए आदर्श के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आदि तुम अभी तक सोए नहीं हो। आदर्श अपनी मॉम की आवाज सुनकर जया जी की तरफ देखता है और बोला, मॉम आपको कब से मेरी परमिशन की जरूरत पड़ गई? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे रूम में कभी भी आ सकती हैं। जया जी थोड़ा मजाक करते हुए बोली, मुझे लगा कि अब मेरा बेटा सिंगल नहीं है तो मुझे अब उसके रूम में नॉक करके जाना चाहिए। क्या पता वो अपनी होने वाली बीवी के साथ हो। आदर्श अपनी मॉम की बात सुनकर उसके जो हाथ कुछ देर पहले लैपटॉप पर चल रहे थे वो रुक जाते हैं और आदर्श जया जी की तरफ देखता है और बोला, मॉम आप क्यों बार बार उस लड़की का नाम मेरे साथ जोड़ रही हैं? जया जी बोली, आदि मैं उसका नाम तुम्हारे साथ नहीं जोड़ रही हूँ, तुम दोनों का तो अब जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ गया है। आदर्श बोला, मॉम आप अच्छे से जानती हैं कि मेरे दिल में उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं है और ना कभी होगा। ये एंगेजमेंट मैंने आपके कहने पर की है और इसे आगे आप मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट न करें तो ये हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। जया जी बोली, ठीक है,
और किसी चीज के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन आदि वो बच्चा, उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, उसमें उस नन्ही सी जान की क्या गलती है। आदर्श अपनी मॉम की बात सुनकर कुछ देर तक तो शांत रहता है और फिर बोला, ठीक है मॉम, मैं उस बच्चे को एक पिता का प्यार दे सकता हूँ, लेकिन इसे आगे और कुछ नहीं। जया जी खुश होते हुए बोली, ठीक है आदि, तो फिर कल नामकरण किया जाएगा और मैं चाहती हूँ कि उसकी सभी विधि तुम अपने हाथों से करो। आदर्श हाँ में सर हिला देता है और जया जी आदर्श के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा ठीक है आदि, रात काफी हो चुकी है, तुम अब सो जाओ, और वहां से चली जाती हैं। जया जी अपने ही ख्यालों में थी कि आदर्श जया जी के पास आता है और बोला, मॉम मुझे क्या करना है। जया जी आदर्श के बोलने से अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोली, आ गए तुम, पंडित जी तुम्हें ही बुला रहे थे। जया जी उस बच्चे को आदर्श की गोद में बिठा देती हैं और पंडित जी नामकरण की विधि शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ वो मेड माया के रूम के पर आ चुकी थी। उस मेड ने काफी बार डोर नॉक किया, लेकिन किसी ने खोला नहीं था। जैसे ही वो मेड जाने को होती है कि तभी कुछ आवाज आती है और वो मेड उस आवाज को सुनकर फिर से माया के रूम के डोर के पास आती है। यहाँ पर केवल माया का ही रूम साउंड प्रूफ नहीं था और सभी रूम साउंड प्रूफ थे। माया का रूम साउंड प्रूफ न होने से सभी आवाजें बाहर आती थी। वो मेड अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा है। मेड यही सुन पाई थी कि अंदर माया के अलावा भी कोई है जिसे वो बातें कर रही है। मेड कुछ देर तक सब सुनती है और उसे पता चलता है कि अंदर कोई लड़का है जिसे माया बातें कर रही है। तभी उस मेड को किसी के कदमों की आवाज आती है और वो उस डोर से थोड़ा दूर हो जाती हैं। वही शिव्यांश और माया वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और शिव्यांश माया की बॉडी को क्लीन कर उसे एक बाथरूम में लेकर आया था। माया शिव्यांश से गुस्सा थी। शिव्यांश ने उसकी एक नहीं मानी। माया शिव्यांश से बात नहीं कर रही थी और शिव्यांश माया को अपनी बाहों में रूम में लेकर आया था और उसे अपने हाथों से कपड़े भी पहना रहा था। माया को कुछ ना बोलते देखकर शिव्यांश बोला, सॉरी बेबी, तुम्हें पता है ना कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और वैसे भी तुम्हारी इस यूजलेस प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुमसे कितना दूर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, और अब जब तुम मेरे पास थी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। सॉरी माया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बोल शिव्यांश माया को बेड पर बिठाकर अपने दोनों कान पकड़ लेता है, जिसे देखकर माया एक स्माइल के साथ शिव्यांश को देखती है और उसके हाथों को उसके कानों से हटा देती है और बोली, अब इतना भी मक्खन मत लगाइए, मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और इन सभी बातों के बीच ही माया अपने कपड़े पहन लेती हैं। दोनों अपनी ही बातों में लगे थे कि माया को लगता है कि उसके रूम के बाहर कोई है। ये एहसास होते ही माया शिव्यांश के मुंह पर हाथ रख देती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है और एक हाथ से डोर के नीचे से दिख रही परछाई की तरफ इशारा करती है। शिव्यांश भी शांत हो जाता है और माया शिव्यांश के कान में कुछ बोलती है और शिव्यांश वॉशरूम में चला जाता है। वही माया धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ रही थी और ये बात सुन मेड को पता चल जाती है और वो जल्दी से वहां से निकल जाती है और जिम्मी को माया के रूम के पास छोड़ देती है। जिम्मी एक व्हाइट फीमेल डॉग है जो कि पूरे दिन राठौड़ मेंशन में ही घूमती रहती है। ये डॉग दादाजी ने दादी माँ को गिफ्ट किया था। ये डॉग लंदन के एक बहुत बड़े पेट हाउस से लाई गई थी। दादी माँ लोनली फील करती थी, इसीलिए दादाजी ने ये दादी माँ को दिया था। दादी माँ इस डॉग की बहुत फिक्र करती है, उनके लिए ये उनके एक बच्चे जैसी है। माया जैसे ही डोर ओपन करती है तो अपने रूम के बाहर एक डॉग को देखकर बोली, ये डॉग यहाँ पर कौन लेकर आया है। माया उस डॉग को पैर से मारने ही वाली थी कि तभी शिव्यांश माया को रोकते हुए बोला, ये क्या कर रही हो, इसे क्यों मार रही हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है।